इतनी मेहनत करी, खूब पढ़े, फिर भी मार्क्स कहीं ना कहीं कट ही जाते हैं। आखिर कैसे करें बायोलॉजी में स्कोर? क्या आप भी इसी कश्मकश में हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नूपुर सद्दा, बॉटनी फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट। एंड आज हम ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एस बायोलॉजी इन नीट 2026। बिकॉज जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एवरी मार्क काउंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर नोट्स से। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं नोट्स की, तो हमारे जो नोट्स हैं वो वेल मेंटेन होने चाहिए। जो पूरे साल हमें हमारी फैकल्टीज़ ने, हमारे टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया है, वो बहुत बारीकी से हर कॉन्सेप्ट को समझाया है। क्योंकि एनसीईआरटी में कई लाइंस बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं समझने में, इन डेप्थ मीनिंग होता है, तो उसके लिए नोट्स में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलता है। तो आपके नोट्स आपको ढंग से पढ़ने हैं, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है। अगर आपके टीचर ने कोई एग्जाम्पल्स कराए हैं तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, तो वहाँ पर जो भी सैम्पल क्वेश्चंस टीचर ने करवाए आपको प्रैक्टिस, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम आते हैं नोट्स के बाद, वो हम आते हैं किस पे बेटा? दैट इज़ एनसीईआरटी। द हार्ट एंड सोल ऑफ योर नीट एग्जाम इज द एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी ही अपन कह सकते हैं नीट क्लियर करने का आधार है। लेकिन हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही है, लेकिन एनसीईआरटी ही नहीं पढ़नी। थोड़ा सा हमें उसके पेरीफेरी में कुछ पॉइंटर्स, क्योंकि कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस पे आजकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ों की भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो हमें एनसीईआरटी एक्चुअली में पढ़नी किस तरीके से चाहिए? देखिए, शुरुआत में तो जब आपके पास टाइम रहता है, जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तब साथ साथ वो चैप्टर आप पढ़ते जाएं एनसीईआरटी का। आप पहले नोट्स पढ़ें और फिर आपको जो स्ट्रैटेजी अपनानी है वो आपको क्या पढ़ना है? दैट इज़ योर एनसीईआरटी, राइट। अब जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे तो आपका जो डाउट है वो क्लास में ही क्लैरिफाई हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जाके टीचर से पूछ लें कि ये वाला लाइनर, क्योंकि उसमें कुछ वोकैबलरीज जो हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट दे रखे हैं, राइट। अब इसके बाद जो आपको देखना है कि भाई एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, तो एटलीस्ट नीट के पहले आपको 5 से 6 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। तो कितने टाइम्स आपको इसको पढ़ना है? 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको इन डेप्थ कुछ ना कुछ ऐसा नया मिल ही जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो मैंने पहले देखी नहीं, इसको तो मेरे को ये तो स्ट्राइक ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं? इन डेप्थ लाइनर्स। और अपन ये जानते हैं कि यहाँ पर आजकल जो लाइंस आती हैं एज सच एनसीईआरटी से उठ के आती हैं। इसी पे तो हमारी नो योर एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट। उसमें लाइनर के बिहाफ पे ही ट्रू फॉल्स पूछा है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है और उसका हर स्टेटमेंट पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एक ही यहाँ पर क्या है, बेसिकली वर्ड प्ले है। एक वर्ड वो बदल देता है, सम का मैनी कर देता है ना, मेजॉरिटी का फ्यू कर देता है, जिसमें ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आपको लाइनर्स बहुत डिटेल में देखने हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपन स्पाइरल रजिस्टर्स लाते हैं, वैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी की स्पाइरल बाइंडिंग करा दें और हर पेज के बाद आप एक ब्लैंक पेज लगा लें। क्योंकि अब आप नोट्स उस समय नहीं पढ़ सकते बेटा नीट के पहले, क्योंकि आपके पास 11th भी है, पूरी 12th के भी है और चारों सब्जेक्ट्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द बुक्स, योर नोट्स, योर एज वेल एज योर एनसीईआरटी। तो आपको एक ही जगह पर स्विच करना पड़ेगा। और कैसे स्विच करना है मैंने आपको बताया। आप ब्लैंक पेजेस लगा दीजिए, ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग करा दीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी का पेज है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या कुछ जो ऐसा आया है टेस्ट में जो आपको लगा रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो आप वहाँ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो वो आप उसमें जैसे या तो आप स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो मैंने आपको तरीका बताया है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे, ताकि लास्ट में आपको 4 बुक्स पे सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यू हैव एवरीथिंग कंपाइल्ड विद यू, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद हमको क्या देखना है? एग्जाम्पल्स के बाद दैट इज डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है।
इवन आपको जो डायग्राम्स के नीचे जो फिगर में दे रखा होता है टेक्स्ट, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग ध्यान रखनी है। अच्छा, कई जगह पर ऐसा भी है, जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम हुआ था कि मेज़ का डायग्राम आया था। अब मेज़ सीड का जो डायग्राम दे रखा है वो 2 चैप्टर्स में दे रखा है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दे रखा है और 11th में मॉर्फोलॉजी में भी दे रखा है। तो लेबलिंग में थोड़ा सा एरो का स्लाइटली अप एंड डाउन हो जाता है, तो बी केयरफुल। ऐसे ही एक और डायग्राम का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, वो है बैक्टीरियोफेज। जब हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल और इसका डायग्राम जो है वो दे रखा है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और यही आपको डायग्राम डिफरेंट लेबलिंग के साथ कहाँ दे रखा है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, दैट इज इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बी केयरफुल कि ऑप्शंस कौन से डायग्राम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डायग्राम्स, ओके। देन जो आता है दैट इज द साइंटिस्ट। तो ये तो बेटा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डायग्राम पे क्वेश्चन आना ही आना है, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आना ही आना है। पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन में जैसे मैच द कॉलम्स करके आता है तो 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो इस हिसाब से आप 8 साइंटिस्ट के नाम तो यूं ही मान लीजिए। तो साइंटिस्ट के नाम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। इसके लिए आप चाहें तो जब आप पढ़ते जा रहे हैं तब आप जैसे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया है, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आप उनको लास्ट पेज में ऐड करते जाएं, साइंटिस्ट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, मेक इट अ हैबिट, तो बाद में परेशानी नहीं आएगी, राइट। उसके बाद जो आता है दैट इज द समरी। बहुत बार चैप्टर के बीच में से नहीं, समरी में से क्वेश्चन बन जाता है, वहां से वो लाइनर उठाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समरी को भी अच्छे से पढ़ना है, क्लियर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी को तो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि कहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे हैंस, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस, उन्हें जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि वहाँ से क्या बनते हैं अपने असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज द टाइम टेबल। देखिए, कोई भी गोल के प्रति जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड फॉलो इट, राइट। और उसके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, दैट इज टाइम टेबल। प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, अपना स्केड्यूल जो आपने बनाया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी से आपके स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी आएगी, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन योर गोल, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो अब हम कह रहे हैं कि जब हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं तो टाइम टेबल के अंदर आप अपने टाइम को जो डिवाइड करेंगे वो आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो करेंगे करंट टॉपिक और एक आप डिवाइड करेंगे किसमें, रिवीजन, क्लियर। तो करंट टॉपिक की जब हम बात कर रहे हैं तो करंट टॉपिक में जो भी आपके क्लास में चल रहे हैं टॉपिक्स, उसी को आपको चारों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए उसको रिवाइज करना है जो क्लास में पढ़ाया गया है, ताकि आप नेक्स्ट डे जब क्लास में जा रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज all 4 subjects to be included, 4 subjects included, clear। तो सारे 4 सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे जब हम किसको पढ़ेंगे, करंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। जब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर यू कैन टेक एनी 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, या तो आप एक बायोलॉजी का ले लीजिए, ठीक है, और एक आप ले लीजिए केमिस्ट्री या फिजिक्स में से। सपोज मैंने 2 दिन का लिया, 2 दिन मैंने स्टडी करा है बॉटनी, और बॉटनी के साथ मैंने केमिस्ट्री ले लिया। जब वो चैप्टर रिवाइज हो गया है, फिर नेक्स्ट 2-3 डेज जितने भी दिन लगते हैं, तो मैं क्या ले रही हूँ, उसके बाद जो स्टडी करूँगी दैट इज टॉपिक फिजिक्स और जूलॉजी में ले लूँगी, क्लियर। तो इस तरीके से आप जब रिविजन कर रहे हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट का करेंगे, करंट टॉपिक में आपको चारों इंक्लूड करते हुए चलना है, ओके। नाउ इसके बाद जो हम आते हैं दैट इज द रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये ही असली गेम चेंजर है। दिस इज एक्चुअली द गेम चेंजर एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस,
राइट तो कोई भी बच्चा हो, सबके पास 24 आवर्स रहते हैं, एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स, लेकिन आप उन 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, कितना बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, रिविजन जो आप करेंगे, रिविजन फ्रीक्वेंसी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। जब आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टाइम आपको धीरे धीरे उसमें क्या करना है, कम करना है। सपोज मैंने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर लिया बायो का, अब मैं वो रिवाइज कर रही हूँ, तो जब मैं रिवाइज कर रही हूँ फर्स्ट बार जब अपन पढ़ते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, सेकेंड रिविजन में उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी टाइम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी थर्ड टाइम में और ज़्यादा अपन कहेंगे रिविजन में मुझे कम टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपको थ्योरी का रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको उसको मैनेज करना है, राइट कैसे मैनेज करना है आप देखिए। इसके अंदर सपोज रिवीजन में आपको कितना टाइम लग रहा है, सपोज एक चैप्टर है आपको 2 घंटा लग रहा है, ठीक है, रिवीजन में आपको पहली बार में लगा 2 घंटा, दूसरी बार जब आप करेंगे तो आप टाइम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 2 घंटे के बाद आपको 1 घंटे में थ्योरी हो जानी चाहिए, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में बढ़ा देंगे। थर्ड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे वो आपको क्या और कम हो जाना चाहिए, आधे घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए थ्योरी का, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको कमांड आएगा उस टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आपको खुद को आइडिया होने लगेगा कि ये वाला टॉपिक इसमें से ये वाले कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर मैं आपको बता रही हूँ, वो आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट। जैसे आपका बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर रह गया है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, इसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट करें। आप अपना टाइमर सेट कर दीजिए, उस टाइमर में आप देखिए कि उस टाइम जो आपने सेट करा है उसमें आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम पर दोनों चीज़ें इक्वल काम करनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, ताकि आप टाइमली पेपर कर सकें और OMR आराम से भर सकें। इज दैट क्लियर? एक और अच्छा तरीका है वो है रिवर्स स्ट्रैटेजी। जब आप बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं तब आप क्या करेंगे कि रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। आपने क्या करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जहां आप अटक रहे हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जाकर या वो वाली थ्योरी जाकर आपने वापस से उसको ढंग से पढ़ लिया। क्लियर है? इसे हम कहते हैं रिवर्स स्ट्रैटेजी। I hope it would be easy for you and understandable for you what I am trying to explain. इसके बाद जो आता है that is very very important कि हमने इतनी सारी मेहनत कर ली है, अब हमें देना है टेस्ट, क्योंकि यही एक्चुअली में सेल्फ इवैल्यूएशन टूल है। इसी के ज़रिए आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे से हुई है। और बच्चे अक्सर टेस्ट मिस कर जाते हैं, अरे मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि ये जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई, अगर आप टेस्ट देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कहाँ कमी रह गई है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्लियर? अगर आप टेस्ट देंगे ही नहीं तो यू विल नेवर कम टू नो अबाउट दैट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच द स्टूडेंट्स डू, कि मेरी तैयारी नहीं है, टेस्ट नहीं देना। टेस्ट सारे देने हैं, टेस्ट इसीलिए बने हैं कि आपको इतना घिस दिया जाए कि बिल्कुल आप हीरे की तरह निकले। इसीलिए आप नीट में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहे कि आपको लगे कि भैया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए आपकी इतनी थरो टेस्टिंग होती है। धीरे धीरे अब आपके क्या आ जाएंगे, अभी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में, तो आपको सारे टेस्ट देने हैं। कोशिश ये करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से पढ़ें, राइट। रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें, जहां अटक रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? और जब हमने टेस्ट दे दिए हैं तो अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज एरर एनालिसिस करना। आप इसके लिए एक अलग से बुकलेट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप देख लीजिएगा कि भाई इस टेस्ट में मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, कौन सा कंसेप्ट मेरा वीक रह गया है। क्लास में भी आपको हम बताते हैं टीचर्स किस तरीके से आपको अपना एरर एनालिसिस करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आप अपने वीकर एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। हमारा मेन मोटिव यही है, हम यहाँ इसीलिए आए हैं और हम भी आपको यहाँ पर इसीलिए इसके लिए आपको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, सारे टेस्ट दें, अपना एरर एनालिसिस करें, तभी तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी बेटा, मार्क्स से डीमोटिवेट ना हो। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं आपके मार्क्स कई बार फ्लक्चुएट करते हैं, मगर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपना मेन फोकस क्या रखना है, आपके इम्प्रूवमेंट पे रखना है।
जहाँ गलती हो रही है सुधार करें, आगे बढ़ें, उस मिस्टेक को दोबारा ना करें। यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना 3 इडियट्स वाला कि कितना ही कर लो, सक्सेस तो झक मार के आएगी। तो वही चीज़ है, आपको आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे, टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल सही कहा है, द पावर लाइज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सो बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर कंसिडर योर सेल्फ वीक, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ओके, सो लगे रहें, डटे रहें, मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।